करते हैं। आज देखते हैं ऊर्जा संसाधन देख रहे थे अपन। तो विद्युत में अपन ने देख लिया था कल कि कौन कौन से विद्युत अपने यहाँ मेन है। भाखड़ा नंगल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना उदाहरण के तौर पर इन्होंने लिए हुए हैं। ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो अपन ये चीज पहले भी देख चुके हैं कि विद्युत कैसे बनाई जाती है। भारत में मेनली जो विद्युत बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है। कोयले से क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पाइपों में रहता है पानी, उसमें कोयला जलाया, पानी गर्म होगा, पानी भाप बनेगा, भाप से टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन से जनरेटर चलेगा और जनरेटर से बिजली बनेगी। मेनली अपने यहाँ इसी से बनाया जाता है, कोयले से ही बनाई जाती है बिजली। इसके अलावा हाइडल पावर प्लांट के थ्रू भी बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले वही लिखा हुआ है, कोयले में अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। देखिए, तो मध्य प्रदेश में जो ताप विद्युत संयंत्र है वो यहाँ पर है अपने यहाँ सारणी में। तो एक बार देख लेते हैं अपन इसके बारे में जानकारी लेके कैसा दिखता है अपने मध्य प्रदेश का, कहाँ पर है मैप में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अपन को नॉलेज होनी चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में है यदि तो। कोल पावर प्लांट इन एमपी। तो एमपी में सारणी में है, मुझे मालूम है, सतपुरा पावर प्लांट, अमरकंटक। सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं। थर्मल पावर स्टेशन मतलब 4 है अपने यहाँ। ये देखो, मध्य प्रदेश में सतपुरा, सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन भैया हमें नहीं दिख रहा। आ रहा। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने कौन सी स्क्रीन शेयर कर दी। हाँ, अब दिख रहा होगा। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन 1330 मेगावाट की कैपेसिटी का है। 1 वाट समझते हो आप, 1 वाट को, इसको जो विद्युत शक्ति पढ़ते हैं ना अपन, अभी स्कूल में पढ़ेंगे और इधर पढ़ चुके हैं। वाट मतलब विद्युत शक्ति, है ना, विद्युत शक्ति को वाट में नापते हैं। 1 वाट विद्युत शक्ति, तो ये कितना है, 1330 किलोवाट। 1330 किलोवाट, मेगावाट, सॉरी किलोवाट नहीं, मेगावाट। किलो में 1000, मेगा में और 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मेगावाट का 1330 मेगावाट का सतपुरा थर्मल पावर प्लांट में। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में 210 मेगावाट का है ना। और संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में जो है, ये है कहाँ का, एक बार वो देख लेते हैं। सतपुरा, क्योंकि अपन को क्या करना है, अपन को अच्छा देखना, इसके जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं टीजी सेट और बॉयलर में, जो बॉयलर की जरूरत पड़ती है ना, वो बीएचईएल में बना है। बीएचईएल से ज्यादा आप परिचित हो गए। कोई ऐसा है जिसको बीएचईएल का फुल फॉर्म नहीं पता हो या पता नहीं हो कहाँ पर है, जो बॉयलर भैया मैं वो बॉयलर जो है वो बीएचईएल ने बनाया है। बीएचईएल भोपाल वासी, कोई मेरे ख्याल से भोपाल वासी तो सभी जानते होंगे बीएचईएल। जो भोपाल में रहते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लो। इसके अलावा आप आज के बाद कोई मत बोलना कि इस भोपाल वासी स्पेशली के बीएचईएल को नहीं जानते। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएचईएल भोपाल में सबसे, एक तरह से अभी तक मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं देखी, मंडीदीप में जरूर होंगी इससे बड़ी फैक्ट्री। बीएचईएल भोपाल में स्थित सबसे बड़ी फैक्ट्री है और बहुत बड़े बड़े जनरेटर, बॉयलर और ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीजें बनाता है। रेलवे के लिए भी बनाता है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल पावर जो हमारी पावर वाली कंपनी है, नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन नहीं, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है रे? मैं तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम। कभी एक जमाने में इसमें जॉब के सपने देखते थे एनटीपीसी में, सोचो, इसलिए तो नहीं लगी, इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सही बोल रहा था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके लिए भी जो है वो सारी सारी चीजें बनाता है बीएचईएल। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सतपुरा पावर स्टेशन कहाँ पर है? सतपुरा पावर स्टेशन है सारणी में, बैतूल में, है ना। तो मैं कोई इसी का याद था, सारणी बैतूल में। अच्छा, सबसे बड़ा है श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, और ये कितने का, 2550, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? ये है डोंगालिया मुंडी, खंडवा, खंडवा में है स्थित। और सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। तो खंडवा मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कहाँ पर है। एक बार इस पे देख लेते हैं मैप पे, क्योंकि अपन उनका मैप से ज़्यादा लेना देना है। तो यहाँ इंदौर से जस्ट इस साइड, और शायद आपने अगर उज्जैन देखा हो,
इंदौर से उज्जैन साइड जब पढ़ते हैं जाते हैं अपन, भाई साहब उज्जैन कहाँ है? उज्जैन क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें? उज्जैन उस साइड, ओ मैं अभी तक गलत समझता। ट्रेन मतलब ऊपर टंग जाती है। खंडवा तो नीचे है भाई। देखो खंडवा नीचे, उज्जैन ऊपर है, इंदौर यहाँ पर है, इंदौर से ऊपर उज्जैन, और इस साइड देवास तो बीच में पड़ता है, जाहिर सी बात है, भोपाल से आते हैं ना अपन, तो भोपाल से बीच में देवास पड़ता है। देवास से आप उज्जैन साइड जा सकते हो, इंदौर से जा सकते हो। खंडवा जस्ट उल्टा है, बाप रे, मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा था इसी लाइन में है। देवास के बाद खंडवा नीचे साइड है यहाँ पर, है ना। और अपना जो बांध है वो इधर है, खंडवा से जस्ट थोड़ा सा पास में, मुंडी में। मुंडी, खंडवा के ऊपर मुंडी। मुंडी तो याद रहेगा मेरे ख्याल से, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, कैसे भूल सकते हो। अगर मैप में इतना आएगा आपको, बस अंदाजे से बस इधर बनाना है, भोपाल से इधर, इतना ही बड़ा मैप मिलेगा आपको। तो घुसना तो है नहीं कि इंदौर, इंदौर से नीचे रहेगा, इस कोने पे रहेगा, बस खत्म काम। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की वाइफ थी सोनिया गांधी, संजय गांधी की वाइफ थी मेनका गांधी। संजय गांधी की वाइफ अभी बीजेपी में है, और सोनिया गांधी और उनके पत्ते तो बच्चे तो आप जानते हैं कौन सी पार्टी में है। संजय गांधी प्लांट उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, और मध्य प्रदेश में उमरिया इस साइड है, छत्तीसगढ़ साइड, मैप में दिख रहा है आपको इस साइड, है ना। बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के चार तो कम से कम पता ही होना चाहिए ना। एक इधर हो गया मध्य प्रदेश में, एक ये संजय गांधी पावर थर्मल पावर प्लांट इधर हो गया, सिंगाजी यहाँ पर था इंदौर के नीचे, यहाँ खंडवा में इधर। और सतपुड़ा कहाँ था? सतपुड़ा देखा अपन ने? सतपुड़ा, सतपुड़ा सारणी बैतूल में है, तो ये नीचे महाराष्ट्र साइड है, सारणी बैतूल। देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक और कौन सा बचा हुआ है? अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कटनी में है ये, बिलासपुर कटनी सेक्शन, साउथ ईस्ट रेलवे, तो ये यहाँ पर है। ओ ये भी वहां पर इस साइड है। तो एक एक यहाँ पर, एक बैतूल में, एक सारणी में, सारणी इस साइड है, इस साइड, ये दोनों एक पास पास है, और एक कटनी में। सबसे बड़ा कहाँ पर है? खंडवा में, सिंगाजी, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। सही है यार। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए चार कम से कम, मतलब है सबसे बड़ा सिंगाजी खंडवा में, बस यही मालूम होना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, परंपरागत में बस यही लिखा हुआ है इन्होंने, विद्युत और कोयला और पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम और विद्युत, तीन लिखे हुए हैं। तीनों के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने गैदर करी। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर लिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें और उनकी संभाव्य कमी में भविष्य में ऊर्जा की पूर्ति सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। वही चीज लिखी हुई है, आपको मालूम है कोयला पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, कोयला पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, कोयला पेट्रोलियम खत्म होने वाला है। तो क्या करेंगे? नवीकरणीय योग की जानना पड़ेगा। नवीकरणीय योग क्या होते हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं? बार बार वही चीज आ रही है, बस अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से ढाल रहे हैं। तो भारत धूप जल एवं जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय, तो पहला आता है नवीकरणीय में परमाणु और आणविक ऊर्जा, है ना। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिसमें ये अवस्थित हैं। तो एक ये तो देखो खुद ही से बता दिया उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज मानचित्र पर भारत के मेन परमाणु और आणविक ऊर्जा सेंटर बताना है। तो परमाणु को आणविक ऊर्जा सेंटर किसको बोलेंगे? तो पहली बात तो ये समझ लो ये होते क्या है ना। नॉर्मली बिजली कैसे बनाई जाती है? देखो जहाँ बांध होते हैं वहां पानी से टरबाइन पर पानी गिराते हैं, टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है। जब कोयले से बनाना हो तो कोयले को गर्म करते हैं, पानी को उबालते हैं, भाप बनता है, पाइपों से पानी ले जाते हैं, कोयला गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, भाप से टरबाइन घुमाएंगे, है ना। नॉर्मली हम टरबाइन घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं बस। तो ये तो कोयले से बनाते हैं या पानी से बनाते हैं, इसकी जगह आप बोले हम जो है वो परमाणु ऊर्जा का यूज क्यों नहीं कर लेते? परमाणु ऊर्जा क्या होती है? परमाणु ऊर्जा नाभिक की विखंडन पर आधारित होती है। नाभिक की विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है,
जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं परमाणु विखंडन। विखंडन होना, परमाणु क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, 92 235, 92 इसका नंबर है परमाणु क्रमांक, इसका भार है 235। जब यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कण जानते हैं ना, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं हम, मतलब इस पे आवेश, इसको टकराते हैं, तो ये क्या हो जाता है, टूटने लगता है। यूरेनियम नाभिक जो है, इसका नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और दो दो अलग अलग परमाणु बनाता है, हल्के परमाणु बनाता है, जिसके कारण से बहुत ये जब नाभिक टूटेगा, सोचो, आपको मालूम है किसी परमाणु से, जो परमाणु का मॉडल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। बीच में नाभिक होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत ऊर्जा दो और इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके दूसरे उसमें चला जाएगा, लेकिन नाभिक को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो नाभिक को तोड़ने के लिए इन्होंने एक तकनीक बताई कि न्यूट्रॉन को जब हम यूरेनियम के नाभिक पर मारते हैं, टकराते हैं, तो यूरेनियम का नाभिक जो है हल्के नाभिकों में टूट जाता है, मतलब यूरेनियम टूट के तो हल्के तत्व बना लेता है, और जब ये टूटता है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को हम बोलते हैं परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन, ये इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने जो है फिर बनाए एटम बम। परमाणु विखंडन, हम क्या कर रहे हैं, एक भारी परमाणु को तोड़ रहे हैं दो हल्के नाभिकों में, जिसके कारण से क्या निकल रही है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही है या ऊर्जा निकल रही है, उसको हम बोलते हैं परमाणु विखंडन। और ये इसी के बेस पर बनते हैं एटम बम, यानी कि परमाणु बम। एटम, एटम मतलब परमाणु, एटम बम किसके बेस पर है, इसी के बेस पर है। क्या इतना आसान है एटम बम बनाना, क्या हमने न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, धमाधम फोड़े खूब यूरेनियम, तो इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निक यूज होती है उसमें। इसके बारे में ये भी, रशिया और अमेरिका में रेस लगी हुई थी, कौन बनाएगा पहले, कौन बनाएगा पहले। तो जर्मनी वगैरह में भी, जर्मनी जो अपना हिटलर था ना, हिटलर ने भी कोशिश करी थी इसको बनाने की। बोला जाता है हिटलर के जर्मनी में जो बना रहा था परमाणु बम कार्यक्रम चल रहा था, उसकी लैब ही उड़ गई थी पूरी, पता ही नहीं चला था, किसी को पता नहीं चलने दिया कि परमाणु वहां पर टेस्टिंग चल रही थी, ये बना रहा था, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं वहां पर, सब कुछ उड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा तेज धमाका हुआ था। तो इतना आसान नहीं है वो बनाना, और जिसने बनाया है बहुत रिस्क लिए, लेकिन हाँ, परमाणु बम सबसे पहले अमेरिका ने बना लिया था, और उसने जापान पर गिराया भी। तो एटम बम, और इससे भी ज्यादा डेंजरस होते हैं हाइड्रोजन बम, सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समझते हो ना, हाइड्रोजन बम इसके उल्टी टेक्निक पे काम करते हैं, हाइड्रोजन बम उल्टी टेक्निक पे, मतलब इसमें क्या हो रहा था, परमाणु विखंडित हो रहा था, एक हल्के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई तो यूरेनियम जो है वो हल्के नाभिकों में टूट जा रहा था। केवल यूरेनियम नहीं, दूसरा और तत्व भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही तत्व यूज किया जाए, कोई भी रेडियो एक्टिव भारी एलिमेंट यूज किया जा सकता है, जिसको तोड़ने जाने की तकनीक पता हो, जैसे थोरियम, थोरियम को भी तोड़ा जा सकता है। तो यूरेनियम या थोरियम जैसे भारी नाभिकों पर क्या होता है, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, वो हल्के नाभिकों में टूटते हैं और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो बोल रहे हैं यदि परमाणु टूटा और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकली, तो क्या दो हल्के नाभिक आपस में यदि जुड़ते हैं किसी कारण से, तो भी ऊष्मा निकलेगी क्या, तो भी ऊर्जा निकलेगी? जवाब है हाँ। यदि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, एक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक। जब ये दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक नया परमाणु बनाते हैं, और वो होता है हीलियम, परमाणु क्रमांक दो। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, तो भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, मैंने यहाँ पर परमाणु विखंडन बोल दिया था, उसको नाभिकीय विखंडन बोलना ज्यादा अच्छा है। नाभिकीय विखंडन ही बोला जाता है एक्चुअली, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय इसको बोलते हैं संलयन। दो नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं और इसमें भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इसके बेस पर बनाए जाते हैं हाइड्रोजन बम। और जो सूर्य में ऊर्जा निकल रही है, सूर्य में जो ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन है, वहां पर उपस्थित हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, इसी कारण से वहां पर हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं धड़ाधड़, और फूटने के कारण वहां पर नाभ की संलयन की प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन बम की तरह धमाके हो रहे हैं, और उसी धमाकों के कारण से हमें रोशनी मिल रही है इतनी ज्यादा मात्रा में। और केवल सूर्य में नहीं, हर एक तारे में ये नाभ की संलयन होता है,
हर एक तारे में। इसलिए तारे जो है वो रोशनी दे पाते हैं नाभ की संलयन के कारण से। वहां उपस्थित हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। क्या होगा जब पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे तारा जो है वो ठंडा होते जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, और इतना घनत्व हो जाएगा कि तारा खुद को ही खा लेगा और निर्माण करेगा ब्लैक होल का। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबसे जुड़े हुए नहीं है, मतलब जुड़े हुए तो हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। तो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे अपन, बाद में बढ़ेंगे। अगर किसी तारे की लाइफ के बारे में बात करें तो वैसा हो सकता है, तारा जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म लेते समय एक बादल जैसा रहता है, वो घना होते जाता है, फिर उसके बाद ये नाभ की संलयन की अभिक्रिया वहां पर शुरू हो जाती है, धमाके होने लगते हैं जिससे वो ऊर्जा ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, द्रव्यमान बढ़ता जाता है, खुद को ही खा लेता है और ब्लैक होल का निर्माण करता है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये होता है तारे के हिसाब से। ये भी मैंने डीप में जानकारी नहीं दी क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है ज्यादा डीप में, केवल मोटा माटी जो पता है बस उसके बारे में, यही मेरे को जो नॉलेज है वो मैंने आपको दिया। परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उसको हम परमाणु विखंडन बोलते हैं, और एटम महेश्वी पर बनाए जाते हैं। यदि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं, उस मात्रा में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ये वाली ऊष्मा उससे ज्यादा होती है, एटम बम से ज्यादा होती है, और इसलिए हाइड्रोजन हम जो है ज्यादा डेंजरस होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, इसका निर्माण जो है वो एक अच्छे काम के लिए किया गया था। बोला था ऊष्मा की ऊर्जा की जरूरत आगे बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तो हम क्यों ना अभी से ऊर्जा की जरूरत पे काम करें और परमाणु की ऊर्जा पे काम करें। और इसी के दौरान पता चला था कि एक परमाणु को तोड़ें तो जब हल्के नाभिकों में टूटता है, दो हल्के तत्व बनाता है यदि, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसका यूज हम बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से फिर उसके बाद जब परमाणु बम वगैरह बनाने लगे, फिर उसके बाद लोगों ने सोचा नहीं ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी है, ह्यूमैनिटी मानव समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के कारण से लोग बाग देश साथ में आए और इस पर रोक लगाई गई। हालांकि इसका यूज जो है वो विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, जैसा कि पहले ही बताया मैंने। कई हजार टन कोयला जितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा उतना केवल 1 ग्राम यूरेनियम कर सकता है, इतनी इसमें पावरफुल है। अच्छा, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं जिसमें प्रयोग होती है, बहुत ज्यादा टफ टेक्नोलॉजी है, उसकी तकनीक थोड़ी सी टफ है ना। इतनी आसानी से यूरेनियम से निकालना होता तो फिर तो घरों घर बन रही होती न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पे बिजली, इतना आसान नहीं है। तो बहुत ज्यादा महंगी है ये चीज, बहुत ज्यादा जटिल है, इसमें करने वाले मजदूर आसानी से काम नहीं मिलेंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति वहां पर काम नहीं कर सकता। वहां पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे चाहिए जो सब चीजें समझ रहे हो काम करने वाले। तो इसके कारण से ये कम लोग हैं, कीमत ज्यादा हो जाती है इस प्लांट की। और ऊपर से जो कचरा बचता है वो कचरा रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है और बहुत ज्यादा हानिकारक है वो चीज, उससे जो है वो नुकसान हो सकता है बॉडी को। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप करने के साथ साथ उस कचरे के निपटान की तकनीकें भी निकाली हुई हैं, इसीलिए उस कचरे का निपटान भी किया जा सकता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। इसी कारण से इसको ज्यादा फिजिबल टेक्निक मानते हैं और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण टेक्निक बताते हैं इसको। किसको? परमाणु तथा आणविक ऊर्जा को। तो भारत के 6 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनकी स्थिति, राज्यों के नाम जो है हमको पता होना चाहिए। मानचित्र में देखते हैं अपन 6 परमाणु ऊर्जा कौन से हैं। अच्छा, थोरियम कौन से रेडियो एक्टिव की यूज करते हैं अपन? अपने यहाँ थोरियम यूज होता है मेनली, अपने यहाँ भारत में थोरियम होता है। देखो यहाँ पर यूरेनियम का यूज कर सकते हैं, थोरियम का यूज कर सकते हैं। और कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, झारखंड राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है, तो केरल में भी थोरियम पाया जाता है। मेनली अपने भारत में थोरियम सबसे ज्यादा है, यूरेनियम कम है, थोरियम ज्यादा है ना। तो झारखंड और राजस्थान के अरावली रेंज में पाया जाता है यूरेनियम थोरियम, और केरल में जरूर याद रखना थोरियम पाया जाता है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं और उनके राज्यों के नाम याद करें जिनमें ये अवस्थित हैं। तो अपन एक बार इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख देना है जो भी पूछ रहे हो। क्या कैसा दिखता है? भैया थोरियम। थोरियम कैसा दिखता है? हाँ ठीक है, देख लेते हैं, सही है, बैठे हैं तो एक बार देख ले रहे हैं। थोरियम गलत लिखा है स्पेलिंग।
थोरियम, ये रहा। चट्टान जैसे दिखेगा, जाहिर सी बात है। भैया हाँ इसके नाभिक कितने छोटे होंगे, उसमें विखंडन कैसे करवाते हाँ, होंगे? पॉसिबल नहीं, इसलिए तो टेक्निक, पहली बात तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि ज्यादा जानकारी कोई भी शेयर करने से बचेगा। जो प्रोसेस होती है वो न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल है। खुले में भी ऐसा नहीं रखते हैं इसको, एक चैम्बर बना दिया जाता है जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती। पूरा से पूरा काम जो है विद्युत के द्वारा किया जाता है। उसमें स्पेशल प्रकार की रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसको ठंडा रखने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो कि सारी चीजें आपको नेट पर नहीं मिल पाएंगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि टिपिकल टेक्नोलॉजी है, कोई इसका मिसयूज कर सकता है। तो हमारे लिए केवल एक नाभिकीय संलयन रिएक्टर कैसा दिखाई देता है, नाभिकीय रिएक्टर मैं वो दिखा सकता हूँ केवल आपको। एटॉमिक रिएक्टर कैसे दिखता है, प्लांट कैसा रहता है, वो केवल उसके डायग्राम मौजूद हैं, बस बाकी कुछ नहीं पता। हाँ, ये चिमनियाँ जैसी होती है, कूलिंग टावर्स बोलते हैं इसको। बड़े बड़े से ईंट के स्ट्रक्चर होते हैं जिससे जो ठंडा करने में यूज हो रहे होते हैं, बड़े इसलिए क्योंकि ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। और जो स्टीम एक बार यूज, इसमें भी कर तो स्टीम ही रहे हैं अपन, जैसे कोयले में अपन भाप बनाते हैं और जनरेटर घुमाते हैं ना, वैसे भी यहाँ पर भी हम वही कर रहे होते हैं। इस डायग्राम में देखो, आपको क्लियर होगा। ये एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर में जो है वो रॉड लगी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और पानी यहाँ पर आता है तो यहाँ वो नाव की जो संलयन विखंडन की अभिक्रिया हो रही है ना, उसके कारण से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण से ये पानी कन्वर्ट हो जाता है काय में, भाप में, और वो भाप यहाँ से आती है टरबाइन पे, टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन से क्या जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है। तो यहाँ पर भी हम घुमा तो टरबाइन ही रहे हैं, बस घुमाने के लिए काय का यूज कर रहे हैं, घुमाने के लिए नाभिकीय विखंडन का यूज कर रहे हैं। तो फ्यूल एलिमेंट्स इस तरह से रखे जाते हैं चैम्बर में, बहुत पावरफुल चैम्बर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैम्बर होता है। ये पता नहीं, काल्पनिक एक इमेज है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता सही होगी ये, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम नाव की रिएक्टर की रियल वाली इमेज बहुत कम मौजूद होंगी। ये एक बनाया हुआ है इन्होंने, मुझे नहीं लगता ये सही होगा, या मुझे तो एनिमेशन जैसा लग रहा है। तो ये नाभ की रिएक्टर इस तरह से होता है। कूलिंग टावर इसके ऐसे रहते हैं, जो भाप बनी उसको निकालने के लिए इस तरह के कूलिंग टावर बने रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद भारत में देख लेते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो ये भी मैप में दिखाना आपको जरूरी है, क्योंकि मैप आना है इस चैप्टर से, तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कहाँ कहाँ है। तारापुर सबसे पुराना है, अरे इसमें तो बहुत सारे हैं एक्टिव पावर प्लांट। कितना बुरा लगता है ये वाला मैप देखकर, जब भी ये वाला मैप देखो तो रियल स्थिति पता चलती है, भारत के पास केवल इतना ही हिस्सा है। भारत का ऊपर का सर जो इस पे गर्व करते हैं ना, इतना ही है केवल। और ये चिकन नेक है, पहले ही बात कर चुका हूँ, ये बांग्लादेश है बीच में। भारत के पास ऊपर का केवल इतना एरिया, बहुत बुरा लगता है देखकर। ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ले लिया है, और ये वाला चाइना ने। खैर भाई, इसमें वो क्यों नहीं दिखा रहा, अभी तो दिखा रहा था। गलत बात है ये तो। राजस्थान में है एक, काकरापार में है। तारापुर सबसे पुराना है, तो तारापुर याद रखा करो भैया। तारापुर बहुत ज्यादा है, चेन्नई में कलपक्कम है, और कुंडमकुलम जो है वो तमिलनाडु में। इस पे बहुत विवाद हुआ था, कुंडमकुलम न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जापान में एक बार उधर हादसा हो गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वहाँ के पावर प्लांट को देखकर यहाँ पर बहुत नाटक किया था उन्होंने। कौन लोगों ने? तमिलनाडु के लोगों ने। तमिलनाडु बिल्कुल किनारे पे, आपको एक पावर प्लांट तो बिल्कुल किनारे पे है, याद रखिएगा। भारत में बिल्कुल कोने पे लगा देना, कौन सा है? कुंडम कुलम, कुंडन कुलम। इंग्लिश में याद रखना तो KUN, कुंदन लिखते ना, कुंदन, सॉरी, कुंदन कुलम। भैया भैया कुंदन नहीं है। कुदान। रुको ना, कुंदन नहीं है, हाँ, कुदान है,
कुदनकुलम, कुदनकुलम। एक्चुअली इसको तमिल लैंग्वेज में कुड़न कुदनकुलम, कुदमकुलम, कुदनकुलम, जो भी बोलते हैं, कुंडमकुलम लिखा है यहाँ पर। तो बुक में पता नहीं, है ही नहीं बुक में। चलो, एक कुंडमकुलम याद रखोगे, तारापुर याद रखोगे, दो तो कम से कम ये याद रखोगे। कहाँ पर है? एक साउथ, बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु में यहाँ पर, एक तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोलते, तमिलनाडु में ही है दूसरा वाला भी, कलपक्कम वाला ना। चेन्नई कलपक्कम, हाँ चेन्नई मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही एक और है कलपक्कम, दो है। यार 6 बोल रहे हैं, यहाँ तो ज्यादा है। बुक बोल रही है 6। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 हैं। पहला है काइगा, कर्नाटका में। एक एक करके देख लेते हैं ना। इसमें से कौन सा देखे हुए अपन ने? एक अभी देख लिया अपन ने, तारापुर मुंबई में है। और कुंदनकुलम जो भी है, कुड़नकुलम, कुंडनकुलम, कलपक्कम, ये दोनों चेन्नई में है ना। ये दोनों पता चल गए अपन को, ये कम से कम याद रखेंगे, कम से कम 3। फिर उसके बाद एक एक करके देख लेते हैं। काइगा कर्नाटका में है। कर्नाटका कहाँ है? जस्ट एमपी के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे वाला एरिया कर्नाटका का कहलाता है। तो कर्नाटक में यहाँ पर है काइगा। गोवा के पास, हाँ गोवा के पास है। गोवा दिखता है ना छोटा सा, मुंबई और कर्नाटक के बीच में। तो गोवा से जस्ट यहाँ पर बना देना किनारे पे, कर्नाटका का काइगा। हिंदी में बुक में है क्या, हिंदी में नाम? बुक में नहीं बना वो डायग्राम, शायद ऊपर बना होगा। हाँ ये लिखा हुआ है काइगा, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। तुतिकोरिन, तुतिकोरिन तापी है, वो नहीं लिखा हुआ है। कल्प कुंडनकुलम, कलपक्कम लिखा हुआ है, कलपक्कम। अच्छा यहाँ पर 6 ये वाले बोले होंगे उसने। अच्छा, नारोरा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नारोरा, रावत भाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, काइगा कर्नाटका में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। ये 6 का बोला है उन्होंने देखने को। तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, कृपया क्या याद रख लो। रियल वाले मैप पे भी दिखा दे रहे हैं। नारोरा, काकरापारा, जो काकरापारा है उससे याद रखो, गुजराती खाने खाने माने के डिश से। काकरापारा, तारापुर, काइगा और कलपक्कम। इसमें कुंडनकुलम है ही नहीं, है नहीं। तो काइगा यहाँ पर है, देख लिया अपन ने, गोवा से जस्ट लगा हुआ काइगा। ठीक, उसके बाद तारापुर बता दिया आपको, तारापुर यहाँ पर है। कहाँ पर है? भैया, हम्म, आपने नरौरा उत्तराखंड में बोला था? उत्तराखंड में कंफर्म कर रहा हूँ मैंने। भैया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देख लेना कंफर्म, मेरे को याद थी ना, मैं तो इसमें अंदाज बता वैसे उसमें मैप में तो दिख रहा था कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखा रहा था। देख ले रहा एक बार, अभी देखा कहाँ है। आ रहे हैं उस पे भी। मतलब यहाँ पर ये जो गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री है, वहां पर है एक, तारापुर का बिल्कुल कोने पे है रे, समुद्र के किनारे जस्ट। सही है। चलो तारापुर यहाँ हो गया, तारापुर से नीचे यहाँ गोवा, और उसमें मुंबई यहाँ पर है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर, है ना। इतना ज्यादा एग्जैक्टली तो इन्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर है आपका काइगा, यहाँ पर है तारापुर, तारा के ऊपर, तारापुर के ऊपर जो है वो है काकरापार, गुजरात। काकरापार, काकरापार फेज 1 2, अरे बाप रे, दो दो प्लांट बना दिए उन्होंने खड़े खड़े। अहमदाबाद में है, गुजरात में, जस्ट ऊपर ना। गुजरात के बीच में दिखा था, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी है ना।
नहीं, नर्मदा नहीं है, दूसरी है। दूसरी कोई नदी है। तो यहाँ पर सोनगढ़, अगर बड़े उसमें बात करें तो बाउंड्री से थोड़ा सा बीच में है यहाँ पर, है ना। तारापुर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो तीन यहाँ पर याद रखोगे। पहला यहाँ पर तारापुर, गोवा के जस्ट नीचे। सॉरी, तारापुर नहीं, कैगा, कर्नाटक में कैगा। तारापुर कहाँ पर है? यहाँ पर। तारापुर का यहाँ पर अंदाजे से। और जो काकरा पार है गुजरात का, गुजरात में है जो, वो ऊपर है यहाँ पर। ये तीन हो गए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं रियल कंडीशन में। मैप पे तो दिखाई दिया उन्होंने। नारोरा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में है नारोरा। नारोरा कहाँ पर है एग्जैक्टली देख लेते हैं। हाँ ना, सही तो है यार। ये वाला देखो बिहार है। ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश। ये हो गया उत्तराखंड। और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश। सही तो है, उत्तर प्रदेश में तो है नारोरा। कंफ्यूजन होता रहता है रे, इतने ज्यादा नहीं है। तो नारोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। बढ़िया है, तो उत्तर प्रदेश का तो आप लगा ही सकते हो, दिल्ली के जस्ट बगल में, थोड़ा सा दूर, है ना। मतलब ये फटेगा तो दिल्ली को दे डूबेगा, लगता है ऐसा मेरे को। दिल्ली के जस्ट बगल में यहाँ पर। इसमें तो ना बुलंदशहर, देखो ये है बुलंदशहर, यहाँ पर है। दिल्ली कहाँ पर है? अरे बहुत पास में है। इसकी रेडियस में निपटेगा। अगर यहाँ पर है कहीं बुलंदशहर के आसपास, दिल्ली यहाँ पर है ये। कितना छोटा सा है दिल्ली रियल में। देखना दिल्ली का एरिया, ये है दिल्ली, इतना सा। राजधानी हो के इतना छोटा है, शर्म नहीं आती दिल्ली को, बताओ। चेन्नई कलपक्कम, ठीक है, इसका तो लगा ही लोगे। राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में भी था। चलो टाइम हो गया, एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि इसको कंप्लीट कर सकें। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट सब लोग।